संरक्षण के बीच संतुलन बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। निष्कर्ष: लगभग 25 शब्द। नीली क्रांति भारत की खाद्य सुरक्षा, पोषण, निर्यात एवं तटीय आजीविका को सुदृढ़ बनाने की महत्वपूर्ण पहल है। सतत मत्स्य प्रबंधन, आधुनिक अवसंरचना तथा वैज्ञानिक नवाचार इसके दीर्घकालिक विकास की आधारशिला है। प्रश्न 53। प्रश्न: भारत आर्कटिक क्षेत्र में इतनी रुचि क्यों ले रहा है? 150 शब्द 10 अंक यूपीएससी सीएसी 2018। प्रस्तावना: लगभग 25 शब्द। आर्कटिक क्षेत्र जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा संसाधनों, समुद्री व्यापार मार्गों तथा भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धा का प्रमुख केंद्र बन चुका है। इसलिए भारत वैज्ञानिक, आर्थिक एवं रणनीतिक दृष्टि से इसमें विशेष रुचि ले रहा है। मुख्य भाग: जलवायु परिवर्तन का अध्ययन। आर्कटिक में होने वाले तीव्र जलवायु परिवर्तन का प्रभाव भारतीय मानसून, हिमालय हिमनदों तथा समुद्रस्तर पर पड़ता है। इसलिए आर्कटिक का अध्ययन भारत के जलवायु पूर्वानुमान एवं आपदा प्रबंधन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आर्कटिक प्रवर्धन, आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन, इस परिवर्तन का प्रमुख उदाहरण है। ऊर्जा एवं खनिज संसाधन। आर्कटिक क्षेत्र में तेल, प्राकृतिक गैस तथा दुर्लभ खनिजों के विशाल भंडार उपलब्ध हैं। भविष्य की ऊर्जा सुरक्षा तथा संसाधन विविधीकरण की दृष्टि से भारत इन संभावनाओं पर ध्यान दे रहा है। नए समुद्री व्यापार मार्ग। बर्फ के पिघलने से विकसित हो रहे नॉर्दर्न सी रूट जैसे नए समुद्री मार्ग एशिया और यूरोप के बीच दूरी, समय तथा परिवहन लागत को कम कर सकते हैं, जिससे भारत के वैश्विक व्यापार को लाभ मिल सकता है। वैज्ञानिक अनुसंधान एवं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। भारत नॉर्वे के स्वालबार्ड में स्थित हिमाद्री अनुसंधान केंद्र के माध्यम से ध्रुवीय अनुसंधान, जलवायु विज्ञान तथा पर्यावरणीय अध्ययन में सक्रिय भागीदारी निभा रहा है। इससे वैश्विक वैज्ञानिक सहयोग को भी बढ़ावा मिलता है। भूराजनीतिक एवं रणनीतिक महत्व। आर्कटिक क्षेत्र में बढ़ती वैश्विक प्रतिस्पर्धा के बीच भारत अपने दीर्घकालिक रणनीतिक, आर्थिक एवं वैज्ञानिक हितों की रक्षा करना चाहता है। आर्कटिक परिषद, आर्कटिक काउंसिल में पर्यवेक्षक, ऑब्जर्वर के रूप में भारत की भूमिका इस दिशा में महत्वपूर्ण है। आप विश्व के मानचित्र में आर्कटिक महासागर, स्वालबार्ड, हिमाद्री अनुसंधान केंद्र, रूस, नॉर्वे तथा नॉर्दर्न सी रूट को दर्शाकर भारत के आर्कटिक हितों से जुड़े प्रमुख क्षेत्रों को स्पष्ट कर सकते हैं, जिससे उत्तर अधिक प्रभावशाली बनेगा। वैल्यू एडिशन। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने वर्ष 2022 में भारत की आर्कटिक नीति, इंडियाज आर्कटिक पॉलिसी, जारी की, जो विज्ञान, जलवायु संरक्षण एवं सतत विकास पर आधारित है। भारत वर्ष 2013 से आर्कटिक काउंसिल में पर्यवेक्षक देश है। भारत की आर्कटिक नीति संसाधनों के दोहन से अधिक वैज्ञानिक अनुसंधान, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं सतत विकास पर बल देती है। निष्कर्ष: लगभग 25 शब्द। भारत की आर्कटिक में बढ़ती रुचि जलवायु अनुसंधान, ऊर्जा सुरक्षा, वैश्विक व्यापार तथा रणनीतिक हितों से प्रेरित है। वैज्ञानिक सहयोग एवं सतत विकास इसका मूल आधार है। प्रश्न 54। प्रश्न: भारतीय क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह प्रणाली IRNS नवाइसी की आवश्यकता क्यों है? यह नौवहन में कैसे सहायक है? 150 शब्द 10 अंक यूपीएससी सीएसी 2018। प्रस्तावना: लगभग 25 शब्द। भारतीय क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह प्रणाली IRNS, जिसे नवाइसी नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन कहा जाता है, भारत की स्वदेशी उपग्रहाधारित नौवहन प्रणाली है, जो सटीक स्थिति, दिशा एवं समय संबंधी सेवाएं प्रदान करती है। मुख्य भाग: स्वदेशी नौवहन प्रणाली की आवश्यकता। नवाइसी विदेशी उपग्रह नौवहन प्रणालियों पर निर्भरता कम कर भारत की रणनीतिक स्वायत्तता एवं राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाता है। संकट अथवा युद्ध जैसी परिस्थितियों में यह विश्वसनीय एवं स्वतंत्र नौवहन सेवाएं उपलब्ध कराता है। सटीक स्थान एवं समय निर्धारण। यह भारत तथा इसके आसपास लगभग 1500 किलोमीटर तक उच्च सटीकता के साथ स्थान, दिशा एवं समय की जानकारी प्रदान करता है। इससे नागरिक एवं व्यावसायिक गतिविधियों की दक्षता बढ़ती है। आपदा प्रबंधन एवं बचाव कार्य। नवाइसी चक्रवात, बाढ़, सुनामी एवं अन्य प्राकृतिक आपदाओं के दौरान शीघ्र चेतावनी, खोज एवं बचाव अभियानों तथा राहत कार्यों को अधिक प्रभावी बनाता है। बंगाल की खाड़ी में चक्रवात पूर्व चेतावनी प्रणाली इसका महत्वपूर्ण उपयोग है। परिवहन एवं समुद्री नौवहन। यह सड़क, रेल, विमानन तथा समुद्री परिवहन में सुरक्षित एवं कुशल मार्गदर्शन प्रदान करता है। विशेष रूप से हिंद महासागर क्षेत्र में भारतीय मछुआरों एवं जहाजों के लिए यह अत्यंत उपयोगी है। रक्षा एवं रणनीतिक महत्व। नवाइसी भारतीय सशस्त्र बलों को सुरक्षित नौवहन, सीमाओं की निगरानी तथा मिसाइल एवं सैन्य अभियानों में सटीक मार्गदर्शन प्रदान करता है, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा और अधिक सुदृढ़ होती है। आप भारत के मानचित्र में भारत,
लगभग 1,500 किलोमीटर का नवाइसी कवरेज क्षेत्र हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर को दर्शाकर इसकी क्षेत्रीय उपयोगिता एवं सामरिक महत्व को स्पष्ट कर सकते हैं, जिससे उत्तर अधिक प्रभावशाली बनेगा। वैल्यू एडिशन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अनुसार नवाइसी 2 सेवाएं प्रदान करता है: पोजिशनिंग सर्विस (SPS) तथा रिस्ट्रिक्टेड सर्विस (RS). नवाइसी विश्व की प्रमुख क्षेत्रीय उपग्रह नौवहन प्रणालियों में से एक है, जैसे GPS, ग्लोनस एवं गैलीलियो। वर्तमान में इसे स्मार्टफोन, वाहन ट्रैकिंग प्रणाली तथा समुद्री नौवहन में व्यापक रूप से एकीकृत करने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता और डिजिटल अवसंरचना को नई मजबूती मिल रही है। निष्कर्ष: लगभग 25 शब्द। नवाइसी भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता, राष्ट्रीय सुरक्षा तथा नागरिक सेवाओं का महत्वपूर्ण आधार है। इसका व्यापक उपयोग भारत की डिजिटल, सामरिक एवं आर्थिक क्षमताओं को और अधिक सुदृढ़ करेगा। प्रश्न 56। प्रश्न: क्या क्षेत्रीय संसाधनाधारित विनिर्माण (रीजनल रिसोर्स बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग) की रणनीति भारत में रोजगार को बढ़ावा देने में सहायक हो सकती है? 150 शब्द 10 अंक यूपीएससी CAC 2019। प्रस्तावना: लगभग 25 शब्द। क्षेत्रीय संसाधनाधारित विनिर्माण का तात्पर्य स्थानीय प्राकृतिक, कृषि, खनिज एवं मानव संसाधनों पर आधारित उद्योगों के विकास से है। यह रोजगार सृजन, मूल्य संवर्धन तथा संतुलित क्षेत्रीय विकास का प्रभावी माध्यम बन सकता है। मुख्य भाग: स्थानीय रोजगार सृजन। स्थानीय संसाधनों पर आधारित उद्योगों की स्थापना से ग्रामीण एवं अर्धशहरी क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होते हैं। इससे श्रमिकों का बड़े शहरों की ओर पलायन भी कम होता है। पंजाब का खाद्य प्रसंस्करण उद्योग इसका प्रमुख उदाहरण है। मूल्य संवर्धन एवं किसानों की आय। स्थानीय स्तर पर कृषि एवं बागवानी उत्पादों के प्रसंस्करण से उनका मूल्य बढ़ता है तथा किसानों एवं उत्पादकों की आय में वृद्धि होती है। महाराष्ट्र का फल प्रसंस्करण उद्योग इस दिशा में उल्लेखनीय योगदान दे रहा है। क्षेत्रीय असमानताओं में कमी। खनिज, कृषि अथवा अन्य स्थानीय संसाधनों पर आधारित उद्योगों के विकास से पिछड़े क्षेत्रों में निवेश, रोजगार तथा आधारभूत अवसंरचना का विस्तार होता है। ओडिशा का खनिज आधारित उद्योग इसका उदाहरण है। MSME एवं पारंपरिक उद्योगों को बढ़ावा। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम MSME स्थानीय कौशल, पारंपरिक शिल्प एवं संसाधनों का प्रभावी उपयोग करते हैं। उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद पीतल उद्योग स्थानीय रोजगार एवं निर्यात दोनों को बढ़ावा देता है। चुनौतियां एवं समाधान। क्षेत्रीय विनिर्माण की सफलता के लिए गुणवत्तापूर्ण अवसंरचना, वित्तीय सहायता, आधुनिक तकनीक, कौशल विकास तथा बाजार तक पहुंच सुनिश्चित करना आवश्यक है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट ODOP जैसी पहले क्लस्टर आधारित औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित कर रही है। आप भारत के मानचित्र में पंजाब खाद्य प्रसंस्करण, महाराष्ट्र फल प्रसंस्करण, ओडिशा खनिज आधारित उद्योग, उत्तर प्रदेश मुरादाबाद पीतल उद्योग तथा तमिलनाडु वस्त्र उद्योग को दर्शाकर क्षेत्रीय संसाधनाधारित उद्योगों के प्रमुख केंद्रों को स्पष्ट कर सकते हैं, जिससे उत्तर अधिक प्रभावशाली बनेगा। वैल्यू एडिशन। नीति आयोग स्थानीय संसाधनों पर आधारित औद्योगिकीकरण को समावेशी एवं संतुलित विकास का आधार मानता है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट ODOP तथा प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम PMEGP स्थानीय रोजगार एवं उद्यमिता को बढ़ावा देते हैं। वर्तमान में मेक इन इंडिया, वोकल फॉर लोकल, आत्मनिर्भर भारत तथा PM गति शक्ति जैसी पहले क्षेत्रीय विनिर्माण एवं क्लस्टर विकास को नई गति प्रदान कर रही है। हालांकि संसाधनों की उपलब्धता के साथ कौशल, अवसंरचना एवं बाजार संपर्क सुनिश्चित करना भी समान रूप से आवश्यक है। निष्कर्ष: लगभग 25 शब्द। क्षेत्रीय संसाधनाधारित विनिर्माण भारत में रोजगार, आय वृद्धि तथा संतुलित क्षेत्रीय विकास का प्रभावी माध्यम बन सकता है। इसके लिए अवसंरचना, कौशल, नवाचार एवं बाजार संपर्क पर समान रूप से बल देना आवश्यक है। प्रश्न 57। प्रश्न: भारत में सौर ऊर्जा की अपार संभावनाएं हैं, हालांकि इसके विकास में क्षेत्रीय भिन्नताएं हैं। विस्तार से वर्णन कीजिए। 250 शब्द 15 अंक यूपीएससी CAC 2020। प्रस्तावना: लगभग 25 शब्द। भारत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित होने के कारण सौर ऊर्जा की अपार क्षमता रखता है। फिर भी भौगोलिक, जलवायवीय, आर्थिक, अवसंरचनात्मक एवं नीतिगत कारणों से इसके विकास में क्षेत्रीय असमानताएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। मुख्य भाग। अब भौगोलिक एवं जलवायवीय अनुकूलता। भारत के अधिकांश भागों में प्रतिवर्ष लगभग 250 से 300 धूप वाले दिन तथा पर्याप्त सौर विकिरण उपलब्ध होता है, जिससे सौर ऊर्जा उत्पादन की व्यापक संभावनाएं हैं।
विशेष रूप से राजस्थान एवं गुजरात जैसे शुष्क क्षेत्रों में उच्च सौर विकिरण और विशाल खुले भूभाग सौर ऊर्जा विकास के लिए अत्यंत अनुकूल हैं। बी क्षेत्रीय भिन्नताएं। सौर ऊर्जा का विकास देश भर में समान नहीं है। शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्रों में इसकी क्षमता अधिक है, जबकि अधिक वर्षा, बादल एवं उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्रों में सौर उत्पादन अपेक्षाकृत कम रहता है। उदाहरणतः राजस्थान एवं गुजरात की तुलना में मेघालय जैसे राज्यों में सौर ऊर्जा की क्षमता सीमित है। सी भूमि एवं अवसंरचना की उपलब्धता। बड़े सौर पार्कों के विकास के लिए पर्याप्त भूमि, मजबूत ट्रांसमिशन नेटवर्क तथा निवेश आवश्यक है। जिन राज्यों में इन सुविधाओं की उपलब्धता बेहतर है, वहां सौर ऊर्जा का विकास अधिक तीव्र हुआ है। राजस्थान का भरला सोलर पार्क तथा कर्नाटक का पावगढ़ सोलर पार्क इसके प्रमुख उदाहरण हैं। डी सरकारी नीतियां एवं निवेश। राष्ट्रीय सौर मिशन, सौर पार्क योजना, रूफटॉप सोलर कार्यक्रम, उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (PLI) तथा निजी निवेश ने सौर ऊर्जा क्षेत्र को नई गति प्रदान की है। इससे स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन के साथ ऊर्जा सुरक्षा भी मजबूत हुई है। ई चुनौतियां एवं आगे की राह। भूमि अधिग्रहण, ऊर्जा भंडारण, ग्रिड एकीकरण, प्रारंभिक निवेश तथा सौर पैनलों के अपशिष्ट प्रबंधन जैसी चुनौतियां अभी भी बनी हुई है। बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली, विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा, स्मार्ट ग्रिड तथा PM सूर्यघर, मुफ्त बिजली योजना जैसी पहले इन चुनौतियों के समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। आप भारत के मानचित्र में राजस्थान, भरला सोलर पार्क, गुजरात, चारंका सोलर पार्क, कर्नाटक, पावगढ़ सोलर पार्क, तमिलनाडु, लद्दाख तथा मेघालय को दर्शाकर भारत में सौर ऊर्जा की क्षेत्रीय संभावनाओं एवं भिन्नताओं को स्पष्ट कर सकते हैं, जिससे उत्तर अधिक प्रभावशाली बनेगा। वैल्यू एडिशन। नई एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय MNRE के अनुसार भारत विश्व के प्रमुख सौर ऊर्जा उत्पादक देशों में तेजी से उभर रहा है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस IOSA का मुख्यालय भारत में स्थित है, जो वैश्विक सौर सहयोग को बढ़ावा देता है। अनुच्छेद 48 एवं अनुच्छेद 51 ग पर्यावरण संरक्षण एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर बल देते हैं। वर्तमान में PM सूर्यघर, मुफ्त बिजली योजना, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन तथा ऊर्जा भंडारण प्रणालियों का विकास भारत के ऊर्जा संक्रमण को गति प्रदान कर रहा है। सौर ऊर्जा, ऊर्जा सुरक्षा, कार्बन उत्सर्जन में कमी तथा सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति का महत्वपूर्ण आधार बनती जा रही है। निष्कर्ष, लगभग 25 शब्द। भारत में सौर ऊर्जा की अपार संभावनाएं हैं। क्षेत्रीय असमानताओं को दूर कर, आधुनिक प्रौद्योगिकी, प्रभावी नीतियों एवं मजबूत अवसंरचना के माध्यम से इसे ऊर्जा सुरक्षा और सतत विकास का प्रमुख आधार बनाया जा सकता है। प्रश्न 58। प्रश्न उदाहरण सहित कच्चे माल के स्रोत से दूर स्थित लौह एवं इस्पात उद्योगों की वर्तमान स्थिति का कारण बताइए। 150 शब्द 10 अंक UPSC CAC 2020। प्रस्तावना लगभग 25 शब्द। परंपरागत रूप से लौह एवं इस्पात उद्योग लौह अयस्क एवं कोयला क्षेत्रों के निकट स्थापित होते थे, किंतु आधुनिक प्रौद्योगिकी, परिवहन एवं वैश्वीकरण के कारण वर्तमान में इनके स्थान निर्धारण के आधार में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है। मुख्य भाग। अब बंदरगाह आधारित उद्योगों का विकास। कोकिंग कोयले एवं उच्च गुणवत्ता वाले लौह अयस्क के आयात में वृद्धि के कारण अनेक इस्पात संयंत्र तटीय क्षेत्रों में स्थापित किए जा रहे हैं। इससे आयातित कच्चे माल की उपलब्धता तथा निर्यात दोनों में सुविधा मिलती है। विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र इसका प्रमुख उदाहरण है। बी परिवहन एवं लॉजिस्टिक्स का विकास। रेल, सड़क, समुद्री परिवहन तथा समर्पित माल गलियारों डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के विकास ने कच्चे माल एवं तैयार उत्पादों के परिवहन को तेज, सुरक्षित एवं किफायती बना दिया है। इससे उद्योगों का स्थान चयन अधिक लचीला हो गया है। सी बाजार की निकटता। बड़े उपभोक्ता बाजारों के निकट उद्योग स्थापित करने से तैयार इस्पात के वितरण की लागत एवं समय में कमी आती है। इसलिए अनेक आधुनिक इस्पात उद्योग बाजार उन्मुख होते जा रहे हैं। चीन का शंघाई क्षेत्र इसका उदाहरण है। डी आधुनिक प्रौद्योगिकी। इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस EAF, स्क्रैप आधारित इस्पात उत्पादन तथा ऊर्जा दक्ष तकनीकों के विकास से लौह अयस्क एवं कोकिंग कोयले पर प्रत्यक्ष निर्भरता कम हुई है। जापान ने सीमित प्राकृतिक संसाधनों के बावजूद आधुनिक तकनीक के आधार पर विश्वस्तरीय इस्पात उद्योग विकसित किया है। वैश्वीकरण एवं निर्यात। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तथा लॉजिस्टिक्स नेटवर्क के विकास ने उद्योगों को कच्चे माल के स्रोतों से दूर स्थापित करना संभव बनाया है। अब स्थान निर्धारण में निर्यात क्षमता, बाजार एवं अवसंरचना भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आप भारत एवं विश्व के मानचित्र में विशाखापट्टनम, जमशेदपुर, राउरकेला, शंघाई तथा जापान को दर्शाकर पारंपरिक एवं आधुनिक लौह इस्पात उद्योगों के प्रमुख केंद्रों को स्पष्ट कर सकते हैं, जिससे उत्तर अधिक प्रभावशाली बनेगा।
वैल्यू एडिशन। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के अनुसार एशिया विश्व का सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक क्षेत्र है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी (आईईए) हरित इस्पात उत्पादन एवं ऊर्जा दक्ष तकनीकों को बढ़ावा दे रहा है। वर्तमान में भारत नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के माध्यम से हरित इस्पात उत्पादन को प्रोत्साहित कर रहा है। आज लौह एवं इस्पात उद्योगों का स्थान निर्धारण केवल कच्चे माल की उपलब्धता पर नहीं, बल्कि बाजार, परिवहन, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरणीय कारकों पर भी निर्भर करता है। निष्कर्ष: लगभग 25 शब्द। आधुनिक तकनीक, विकसित परिवहन नेटवर्क एवं वैश्वीकरण ने लौह एवं इस्पात उद्योगों को कच्चे माल के स्रोतों से दूर भी सफलतापूर्वक विकसित होने की क्षमता प्रदान की है। प्रश्न 59। प्रश्न: नदियों को आपस में जोड़ने से सूखे, बाढ़ और नवहन में रुकावट जैसी बहुआयामी और परस्पर संबंधित समस्याओं का व्यावहारिक समाधान मिल सकता है। इसका आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। 250 शब्द 15 अंक यूपीएससी सीएसी 2020। प्रस्तावना: लगभग 25 शब्द। नदी जोड़ो परियोजना इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स का उद्देश्य जलधिशेष नदी बेसिनों से जलभाव वाले क्षेत्रों तक जल का स्थानांतरण कर जल संसाधनों का समेकित एवं संतुलित उपयोग सुनिश्चित करना है। यद्यपि इससे अनेक लाभ संभावित हैं, किंतु इससे जुड़ी चुनौतियों की भी उपेक्षा नहीं की जा सकती। मुख्य भाग: सूखे की समस्या का समाधान। नदी जोड़ो परियोजना के माध्यम से जलधिशेष क्षेत्रों का अतिरिक्त जल सूखा प्रवण क्षेत्रों तक पहुंचाया जा सकता है। इससे सिंचाई का विस्तार, पेयजल की उपलब्धता तथा कृषि उत्पादकता में वृद्धि संभव है। केन-बेतवा लिंक परियोजना इसी उद्देश्य से विकसित की जा रही है। बाढ़ नियंत्रण में सहायता। बाढ़ प्रभावित नदी बेसिनों के अतिरिक्त जल को अन्य क्षेत्रों की ओर मोड़कर बाढ़ की तीव्रता एवं क्षति को कम किया जा सकता है। विशेष रूप से गंगा एवं कोसी जैसी नदियों में इस प्रकार की अवधारणा उपयोगी मानी जाती है, यद्यपि यह पूर्ण समाधान नहीं है। अंतर्देशीय जल परिवहन को बढ़ावा। यदि नदियों में वर्ष भर पर्याप्त जल उपलब्ध रहे, तो अंतर्देशीय जल परिवहन का विस्तार संभव होगा। इससे परिवहन लागत कम होगी, ईंधन की बचत होगी तथा पर्यावरण अनुकूल परिवहन को बढ़ावा मिलेगा। राष्ट्रीय जलमार्ग एक इस दिशा में महत्वपूर्ण उदाहरण है। आर्थिक एवं क्षेत्रीय विकास। नदी जोड़ो परियोजनाओं से सिंचाई, जल विद्युत उत्पादन, औद्योगिक विकास, मत्स्य पालन तथा रोजगार के अवसरों में वृद्धि हो सकती है। साथ ही पिछड़े क्षेत्रों के विकास एवं क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने में भी सहायता मिल सकती है। राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (NWDA) इस दिशा में कार्य कर रहा है। आलोचनात्मक मूल्यांकन। यद्यपि नदी जोड़ो परियोजना अनेक लाभ प्रदान कर सकती है, परंतु इसे सभी समस्याओं का सार्वभौमिक समाधान नहीं माना जा सकता। इससे जैव विविधता पर प्रतिकूल प्रभाव, नदी पारिस्थितिकी में परिवर्तन, वनों की कटाई, बड़े पैमाने पर विस्थापन, अंतर्राज्यीय जल विवाद तथा अत्यधिक वित्तीय लागत जैसी गंभीर चुनौतियां उत्पन्न हो सकती है। केन-बेतवा परियोजना का पन्ना टाइगर रिजर्व पर संभावित प्रभाव इस संदर्भ में महत्वपूर्ण उदाहरण है। आप भारत के मानचित्र में केन-बेतवा लिंक परियोजना, गंगा बेसिन, ब्रह्मपुत्र बेसिन, कोसी नदी तथा राष्ट्रीय जलमार्ग 1 को दर्शाकर नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित प्रमुख क्षेत्रों को स्पष्ट कर सकते हैं, जिससे उत्तर अधिक प्रभावशाली बनेगा। वैल्यू एडिशन। राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (NWDA) देश में नदी जोड़ो कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु प्रमुख संस्था है। नीति आयोग ने समेकित जल संसाधन प्रबंधन (IWRM) तथा नदी बेसिन आधारित नियोजन पर बल दिया है। अनुच्छेद 48 एवं अनुच्छेद 51 ग पर्यावरण संरक्षण एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता को रेखांकित करते हैं। वर्तमान में केन-बेतवा लिंक परियोजना भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना के रूप में विकसित की जा रही है। ऐसी परियोजनाओं के क्रियान्वयन में पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (EIA), सामाजिक न्याय तथा सतत विकास के सिद्धांतों का पालन अनिवार्य है। निष्कर्ष: लगभग 25 शब्द। नदी जोड़ो परियोजना जल सुरक्षा एवं क्षेत्रीय विकास का महत्वपूर्ण विकल्प हो सकती है, किंतु इसकी सफलता वैज्ञानिक नदी बेसिन प्रबंधन, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक स्वीकार्यता तथा सहकारी संघवाद पर निर्भर करेगी। प्रश्न 60। प्रश्न: भारत गोंडवानालैंड के देशों में से एक होने के बावजूद इसके खनन उद्योग का सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में प्रतिशत के हिसाब से योगदान बहुत कम है। चर्चा कीजिए। 150 शब्द 10 अंक यूपीएससी सीएसी 2021। प्रस्तावना: लगभग 25 शब्द। भारत गोंडवानालैंड का भाग रहा है तथा कोयला, लौह अयस्क, बॉक्साइट, मैंगनीज एवं अभ्रक जैसे खनिजों से समृद्ध है। इसके बावजूद खनन उद्योग का सकल घरेलू उत्पाद में योगदान अपेक्षाकृत सीमित बना हुआ है। मुख्य भाग: असीमित खनिज अन्वेषण। भारत के अनेक संभावित खनिज क्षेत्रों का अभी तक व्यापक वैज्ञानिक सर्वेक्षण
एवं अन्वेषण नहीं हो पाया है। इससे उपलब्ध खनिज संसाधनों का पूर्ण दोहन संभव नहीं हो सका है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI) इस दिशा में महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। बी नीतिगत एवं नियामकीय बाधाएं। भूमि अधिग्रहण, पर्यावरणीय स्वीकृतियों, वन अनुमति तथा जटिल नियामकीय प्रक्रियाओं के कारण अनेक खनन परियोजनाओं में विलंब होता है। ओडिशा की कुछ खनन परियोजनाएं इस चुनौती को दर्शाती हैं। सी अवसंरचना एवं तकनीकी सीमाएं। परिवहन, रेल संपर्क, बिजली आपूर्ति तथा आधुनिक खनन तकनीकों की कमी उत्पादन क्षमता को प्रभावित करती है। झारखंड जैसे खनिज समृद्ध राज्यों में भी यह समस्या देखने को मिलती है। डी पर्यावरणीय एवं सामाजिक चुनौतियां। खनन गतिविधियों से वनों की कटाई, जैव विविधता पर प्रभाव, स्थानीय समुदायों का विस्थापन तथा जनजातीय अधिकारों से जुड़े मुद्दे उत्पन्न होते हैं। छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन एक प्रमुख चुनौती है। ई मूल्य संवर्धन की कमी। भारत में अनेक खनिजों का सीमित प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन होता है, जिससे उनके आर्थिक योगदान की क्षमता पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाती। कर्नाटक के लौह अयस्क क्षेत्र इसका उदाहरण है। आप भारत के मानचित्र में झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक तथा गोवा को दर्शाकर भारत के प्रमुख खनिज उत्पादक क्षेत्रों को स्पष्ट कर सकते हैं, जिससे उत्तर अधिक प्रभावशाली बनेगा। वैल्यू एडिशन। खनन मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, खनिज क्षेत्र में सुधार तथा निजी निवेश को बढ़ावा दे रहा है। नेशनल मिनरल पॉलिसी 2019 तथा वाणिज्यिक कोयला खनन सुधारों ने इस क्षेत्र में नई संभावनाएं उत्पन्न की है। विश्व बैंक उत्तरदायी, रिस्पॉन्सिबल एवं सतत खनन पर बल देता है। आथा भारत की चुनौती खनिज संसाधनों की कमी नहीं, बल्कि उनके वैज्ञानिक अन्वेषण, मूल्य संवर्धन, आधुनिक प्रौद्योगिकी तथा सतत दोहन को सुनिश्चित करने की है। निष्कर्ष, लगभग 25 शब्द। भारत के पास प्रचुर खनिज संसाधन उपलब्ध है, किंतु नीतिगत सुधार, आधुनिक तकनीक, मूल्य संवर्धन तथा सतत खनन के माध्यम से ही उनका आर्थिक योगदान और अधिक बढ़ाया जा सकता है। प्रश्न 41। प्रश्न